हेलो एवरीवन, आई एम पलक चौधरी। वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। तो आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 केमिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 31 कहता है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास तीन कंपाउंड हैं, एक है एसिटिक एसिड, एक है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और एक है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। इन तीनों की जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है वो इसी ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब सबसे कम जो डिफरेंस हमें फ्रीजिंग पॉइंट में देखने को मिलेगा वो एसिटिक एसिड में, उससे ज़्यादा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में और सबसे ज़्यादा चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर। आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है, रीजन देना है कि ऐसा क्यों है कि इस ऑर्डर में इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या करो, सबसे पहले तो हमें इनके स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे। तो देखो एसिटिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला, तो इसमें होते हैं दो कार्बन, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और एक OH है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एसिटिक एसिड का, ठीक है, ये है एसिटिक एसिड। दूसरी तरफ बात करें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो देखो इसमें भी क्या है, दो कार्बन है इसी तरह से। यहाँ पे वही डबल बॉन्ड O और OH है और यहाँ पे ना ट्राइक्लोरो है, इसका मतलब 3 क्लोरीन है। तो यहाँ पे भी हम क्लोरीन लगाएंगे, ये क्लोरीन लगाएंगे और यहाँ पे भी क्लोरीन हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। थर्ड सब्सटेंस हमें दे रखा है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, ट्राइफ्लोरो है, इसका मतलब 3 यहाँ पे क्या लगा दिए हमने, फ्लोरीन लगा दिए। तो ये हो गया ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, ये हो गया ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। अब आपको बताना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा सबसे कम इसमें आएगा, उससे ज़्यादा इसमें आएगा, सबसे ज़्यादा इसमें आएगा। तो एक्सप्लेन करिए, ठीक है भाई। अब सबसे पहले ये बताइए, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ही ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जितने कम पार्टिकल होंगे उतनी ही कम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब इन तीनों सब्सटेंसेज में कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन सही है, OH सारी चीज़ें सेम हैं। बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने हाइड्रोजन लगा रखे हैं, क्लोरीन लगा रखे हैं या फिर फ्लोरीन लगा रखे हैं। इसका मतलब इनसे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस वजह से पड़ेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। मतलब इन तीनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसका उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी उतनी बढ़ जाएगी। तो तीनों में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हमें मिलेंगे, इसका मतलब उसमें उतनी ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं तो ऐसा क्यों है। अब हमसे कह रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इट मीन्स इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स हमें मिलेंगे वो इसमें मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसका सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का है। इट मींस इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, दैट मींस इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा हुए होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके ज्यादा क्यों है, ये बात समझने की है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये O और H का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, क्या बन के, H+ आयन बन के। जब ये बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H+ आयन बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज इधर उधर सारे में क्या होता रहेगा, डिसलोकेट होता रहेगा, ठीक है। इधर बात करें, इधर भी क्या होगा, ये बॉन्डिंग तो ब्रेक होगी ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है ना, ये जो क्लोरीन कार्बन के पास में क्लोरीन लगे हुए हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन की तरफ चला गया, ये क्लोरीन की तरफ चला गया, ये क्लोरीन की तरफ। इसका मतलब कार्बन पे कैसा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि सारे एटम क्लोरीन के पास चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास चले गए। तो इस पे कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन तो प्लस रहना नहीं चाहेगा, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपने
साइड वाले कार्बन से कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दे दो, पर ये भी बेचारा कार्बन है तो कार्बन के इसके पास तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपने पड़ोस में जो ऑक्सीजन है इसके पास पहुंचेगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो प्लीज दे दो। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है दबंग यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा फिर, क्योंकि इसको कार्बन को क्या देने हैं, इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये हाइड्रोजन को भगा देगा, हाइड्रोजन से जो बॉन्डिंग उसने कर रखी थी उसको तोड़ देगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा H+ बन के, और अपने आप क्या ले लेगा, नेगेटिव चार्ज, और फिर इसी नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन को देगा, ये इसको देगा, और यहाँ पर जो सारी कंडीशन थी वो बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन तो सबसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हमने पढ़ा है पीरियोडिक सारे जो एलिमेंट हैं उसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इट मीन्स यहाँ पर फ्लोरीन बहुत जल्दी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये क्लोरीन से भी जल्दी करेगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। ये जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा उतनी ही जल्दी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितनी जल्दी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ही जल्दी ये इससे कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन दो, फिर उतनी ही जल्दी ये इस ऑक्सीजन से कहेगा कि इलेक्ट्रॉन दो, और उतनी ही जल्दी इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर आएगा और इसको बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड दिख रहा है और वो ये है कि इन तीनों में ही हाइड्रोजन तो अलग हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों ही डिसोसिएट तो हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा डिसोसिएट कौन होगा, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन लगा पड़ा है जिसका जो -I इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो वो पॉजिटिव नहीं रहना चाहेगा तो ये साइड वाले से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही जल्दी इसके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब हमें पता चला कि तीनों में ही डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन सबसे जल्दी डिसोसिएशन किस में होगा, इसमें हो जाएगा। अब जिसमें जितनी जल्दी डिसोसिएशन होगा उसके पार्टिकल उतने ज़्यादा, ठीक है, मतलब ये तीन हमारे पास हैं, इसको डिसोसिएट होने में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा, इसको 1 सेकंड लग गया, इसको मान लो 4 सेकंड लग गए डिसोसिएट होने में, तो सबसे जल्दी किसके पार्टिकल बढ़ गए, इसके बढ़ गए, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिसोसिएट हो रहा है। इसके पार्टिकल जितने जल्दी बढ़ जाएंगे उतनी ही जल्दी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जो कि क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझ में आई कहानी कुछ इस तरह है कि जैसे ही हम इनको वाटर में डालेंगे ना ये डिसोसिएट हो जाएंगे। एसिड क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, H+ रिलीज कर देता है। अब जो जितनी जल्दी H+ आयन निकालेगा वो उतनी ही ज़्यादा अपनी उसका उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। अब इन तीनों में से कौन सबसे जल्दी H+ आयन रिलीज कर रहा है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन लगे पड़े हैं ना ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, और उतनी ही जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो उतनी ही जल्दी इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, इसकी वजह से क्या होता है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, और उसी वजह से इसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में देखने को मिलता है। उससे कम इसमें मिलता है और उससे कम एसिटिक एसिड में मिलता है, ठीक है। तो ये थ्योरी का और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Question number 32, calculate the depression in the freezing point of water when 10 gram of CH3 CH2 Cl COOH is added to 250 gram of water, Ka और Kf हमें गिवन है। तो देखो ये बहुत ही नया और एक नए कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है, ठीक है, किसका, पानी का। तो जब हम पानी के अंदर when 10 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 250 ग्राम पानी के अंदर जब हम 10 ग्राम सोल्यूट डालेंगे, और सोल्यूट क्या है, ये हमारा सोल्यूट है। तो जब हम 250 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व करवाते हैं, तो आपको बताना है कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना अंतर आएगा, कितना कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो अगर सिर्फ हम इतना क्वेश्चन देखें तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि देखो हमें एक फॉर्मूला आता है Kf का हमें निकालना है ∆Tf, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, Kf × M। Kf मतलब कांस्टेंट जो हमें गिवन है, M मतलब होता है मोलैलिटी, यहाँ पे हम मोलैलिटी भी लगा देंगे, ठीक है, मोलैलिटी निकाल लेंगे इजीली, क्योंकि हमें मास दे रखा है तो मोलैलिटी भी हमें निकल ही जाएगी। लेकिन फिर दिक्कत क्या है इस सवाल में, तो दिक्कत इस सवाल में ये है, हमारा जो इन्होंने सोल्यूट ले रखा है वो यहाँ पर दिक्कत कोज कर देगा। अब क्यों करेगा भी, देखो ये जो हमारा
सोल्यूट है ये कैसा है, डिसोसिएट होने वाला सोल्यूट है, मतलब जैसे आप इसको पानी के अंदर डालोगे ना तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि पूरी ये तरह से डिसोसिएट, मतलब अगर ऐसा होता कि जितना आप डालते और सारे के सारे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट होगा कि कुछ अमाउंट इस सोल्यूट का वो डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ अमाउंट इसका ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, मतलब इसी फॉर्म में उसके अंदर पानी के अंदर हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो सब्सटेंस है जो हम डाल रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जिसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। आई होप आपको याद है वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, एक मोलर मास के रिस्पेक्ट में, एक हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और एक पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। याद हो आपको, तो जब हमने वेंट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक कवर करा था तब हमने देखा था कि जब भी वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बस उसमें आई से क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मोलैलिटी निकाल लो, क्यों, क्योंकि हमें ना फॉर्मूले में भी देखा था एम था, आई हम बाद में निकालेंगे, पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लो। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम, मतलब हमें W2 दे रखा है कितना, 10 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 10 ग्राम, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। उसके बाद हमें W1 दे रखा है कितना, 250 ग्राम पानी का, ये भी दे रखा है, और K और KF तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है। हमें मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी के लिए मोल्स चाहिए और मोल्स के लिए मोलर मास चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास हम निकालेंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, M2। अब देखो क्या है, अपना फॉर्मूला है CH3CH2CH ClCOOH। यहाँ पर करो तो देखो कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 और एक 6 और एक 7, 7 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्लोरीन बचा, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 32 और ये रहेगा 35.5। इसको ऐड करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 0.5, यहाँ पर हो गया 8 और 2 10 और 17 और 22, 2 हो गए, 4 3 7 10 12, 122.5 ग्राम पर मोल, ये आ गया हमारा, क्या है ये मोलर मास है सोल्यूट का। ठीक है, अब निकालते हैं मोल्स, इसके मोल्स निकालो। देखो मोलैलिटी निकालने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने अभी तक के ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में करा है कि सबसे पहले मोलर मास निकालते हैं, फिर मोल्स निकालते हैं, और फिर जो भी हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। तो हमारा मोलर मास हो गया। अब निकालते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या करेंगे, सोल्यूट के मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकलता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है भाई सोल्यूट का 10, और मोलर मास हमें कितना मिला है 122.5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा सोल्यूट का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.0816, ये हमारा मिल जाएंगे मोलर मास ऑफ द सोल्यूट 0.0816। अब निकालो यहाँ पर मोलैलिटी, हमने लगाया मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये किस में आता है, किलोग्राम में आता है, मास आ जाएगा। अब यहाँ पर रखो, देखो मोल्स हमने निकाले कितने 0.0816। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है 250 है, लेकिन किस में है, ये है ग्राम में, किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 816, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4
0 लग जाएंगे, ये 3 0 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और नीचे है 250। अब सॉल्व करो, इन 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा 816 250। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमने इसको 2 से काटा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये जाएगा 2 5 जा 10। यहाँ पर करो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अभी अब ये इसको डिवाइड कर लो, आप क्या करो 204 और 125 इंटू 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.3264, ठीक है, ये हमें मिल गई मोलैलिटी। इसको ध्यान रखेंगे, ये हो गई मोलैलिटी 0.3264, ये आई है हमारी मोलैलिटी। तो हमने मोलैलिटी तो निकाल लिया। फॉर्मूला क्या था, उसी फॉर्मूले पे जरा वापस जाओ तो फॉर्मूला था ΔTF इज इक्वल्स टू IKFM। KF हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है, मोलैलिटी हमने यहाँ से निकाल लिया। बस एक काम बचा है अगर हमें ΔTF निकालना है, और वो क्या है, I निकालने का काम है, ठीक है। तो अब देखते भैया I कैसे निकलेगा, वेंटो फैक्टर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर I निकालते हैं। I निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन लिखो, क्या है, CH3 CH2 CH ClCOOH। जब जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ इस तरह CH3 CH2 CH ClCOO माइनस और साथ में मिल जाएगा H प्लस। सिंपल बात है, क्योंकि एसिडिक नेचर का है तो H प्लस निकल जाएगा और O पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये हो गया। अब ऐसा मान करके चलिए कि जब हमारा अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, ठीक है, तो हमने इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है, C कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है एट टाइम 0 पर। जब अपना टाइम 0 है तब हमने सोल्यूट का C कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है। अब जब अभी टाइम 0 है, इट मीन्स रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो हमें इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम, लेट्स से T टाइम के बाद में हमें ये कुछ मिला, मतलब T टाइम के बाद में रिएक्शन होगी तो ये भी फॉर्म होगा, ये भी फॉर्म होगा, ठीक है। अब कितना कितना बनेगा, तो हम मान लेते हैं इसको कि ये अल्फा बना, ये भी अल्फा बना। अब अल्फा क्या होता है पहले ये समझ लो। तो अल्फा होता है डिसोसिएशन फैक्टर। ये हमें बताता है कि 1 मोल सोल्यूट या 1 मोल जो सब्सटेंस आप ले रहे हो उसमें से कितना पार्ट, कितना परसेंट, उसका कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा क्या है, ये डिसोसिएशन फैक्टर है। ये हमें बताएगा कि 1 मोल में से कितना परसेंट, 1 मोल में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया है, ठीक है भाई। तो हमने माना ये अल्फा बन गया, मतलब 1 मोल में से इतना इतना इनका बना। तो अगर 1 मोल में से इतना बना तो यहाँ पे 1 मोल में से इतना कम हो गया, ठीक है। ये 1 मोल था, अब 1 में से ये अल्फा बन गया, ये अल्फा बन गया, तो ये कितना कम हो गया, 1 माइनस अल्फा कम हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो अल्फा होता है ना, ये ध्यान रखना, ये 1 मोल की बात करता है, पर हमने 1 मोल तो नहीं लिया है। हमारा सोल्यूट कितना है, C है। इसका मतलब इसकी भी C से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी भी C से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी और उससे भी। तो हमारी रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी कि T टाइम के बाद में ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा और ये C 1 माइनस अल्फा कम हो जाएगा। समझ गए बात, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर। अब I निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो I निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला है बिफोर डिसोसिएशन। आई वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के हमारी एनसीईआरटी में 3 फॉर्मूले दे रखे हैं, तो उसमें से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा लिया। तो क्या कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब ऊपर आपको लिखना है कि डिसोसिएशन होने के बाद टोटल कितने पार्टिकल हो गए, और डिवाइड में लिखना है कि डिसोसिएशन होने से पहले कितने पार्टिकल्स थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई निकालना चाह रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल हुए, C अल्फा बना, C अल्फा बना, मतलब C अल्फा प्लस C अल्फा, और साथ ही में ये भी बच गया है ना, मतलब ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर ये पूरा डिसोसिएट हो जाता तो हमें आई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, इसका मतलब अपना इतना प्रोडक्ट बना, लेकिन जो अपना रिएक्टेंट था वो भी अभी बच गया है। तो कितना बचा है रिएक्टेंट, ये बचा है C1 माइनस अल्फा। तो हम क्या करेंगे, ये आफ्टर टाइम T में जो जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उन सबको जितने बचे हैं, जितना कॉन्सेंट्रेशन है उनको ऐड कर लेंगे। अब बात करते हैं बिफोर डिसोसिएशन। तो देखो डिसोसिएशन से पहले ये C था, C लगा लिया, ये
ये जीरो था, ये जीरो था, तो जीरो ऐड करो या ना करो डजेंट मैटर, ठीक है। तो हमारा आई यानी नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन हो गए सी अल्फा प्लस सी वन माइनस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन सिर्फ कितना था सी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सी अल्फा प्लस सी अल्फा, इस सी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हो जाएगा, और यहाँ माइनस अल्फा से करेंगे तो माइनस सी अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सी। अब आप देखो सी अल्फा पॉजिटिव सी अल्फा नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो आई कितना बचा, आई बच गया सी अल्फा प्लस सी डिवाइडेड बाय सी। अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पर सी हमें कॉमन दिख रहा है, हमने ले लिया तो हमारा क्या बचा, अल्फा प्लस वन बचा, सी कॉमन लिया, यहाँ अल्फा बचा और यहाँ पे वन बचा, और डिवाइडेड बाय सी। अब इस कॉन्सेंट्रेशन से ये कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो गया, तो हमारा आई कितना आ रहा है, आई आ रहा है अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन। अब आप मुझे बताइए क्या हमें यहाँ अल्फा की वैल्यू गिवन है, नहीं, हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है। हमारा मेन मकसद तो आई मतलब वेंटो फैक्टर ही निकालना है, लेकिन वेंटो फैक्टर निकालने के लिए हमें अल्फा की आवश्यकता पड़ेगी, अल्फा प्लस वन हमें करना है तो हमें अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी, पर अल्फा हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम यहीं पे इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ पर अब अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा जैसे ही निकल जाएगा आई में वैल्यू पुट करेंगे और हमें आई भी मिल जाएगा, ठीक है। इधर का मैं इरेज कर रही हूँ। अब हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, तो अगर आपको याद हो हमने अभी क्वेश्चन करा था इससे पहले, आई थिंक 28 या कुछ 26 कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, छोटा सा क्वेश्चन था, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट करके हमने पढ़ा था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। मुझे बताइए क्या होता है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर एसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं के ए से। अब पता चला क्यों दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वही डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के ए की बात कर रहे हैं। क्या होता है वो बताओ, क्या करा था हमने उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता था उसके कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लाई करी थी, इसका मतलब सी अल्फा मल्टीप्लाई सी अल्फा, और अपोन में जितना हमारा रिएक्टेंट बचता था वो लिख देते थे, तो अपोन में कितना है सी वन माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको करो तो ये हो जाएगा के ए इज इक्वल्स टू, सी से ये सी कैंसिल, ऊपर कितना हो गया सी अल्फा स्क्वायर, अपोन में हो गया वन माइनस अल्फा। अब एक बात सुनिए, ये जो अल्फा है डिसोसिएशन फैक्टर है, ये बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, तो अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसिडर करके, यहाँ से अब जीरो कंसिडर कर लिया तो वन में से जीरो गए, वन बचा, और अपोन में वन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब हमारा के ए अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर के ए की वैल्यू रखी कितना है 1.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 सी कॉन्सेंट्रेशन। अभी जो हमने मोलैलिटी निकाली थी कितनी वैल्यू आई थी मोलैलिटी की, मोलैलिटी 3264 ये आई थी मोलैलिटी की वैल्यू, और अल्फा स्क्वायर हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.3264 इज इक्वल्स टू अल्फा। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4289 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2, और यहाँ पर हमने लगा दिया इज इक्वल्स टू अल्फा। रूट के बाहर इसको निकाला तो रूट के बाहर निकालने पर हमें मिलेगा 0.65 और 10 रेज टू दी पावर माइनस 1, तो जब रूट के बाहर निकलते पावर हाफ हो जाती है तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगी, इसका मतलब 0.065 ये हमें मिल जाएगी अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 1 में रखिए और वहाँ से अल्फा फाइंड आउट करिए। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्या है, i इज इक्वल्स टू है अल्फा प्लस 1, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं क्या है 0.065 प्लस 1, तो i हमारा आ जाएगा 1.065, ये आ गया। अब हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ये वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब मैं इधर इरेज करती हूँ और यहाँ पर हम इसको करते हैं, चलो भाई। अब हमारा क्या फॉर्मूला था बताओ, तो फॉर्मूला हमारा था कुछ इस तरह, del TF
इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। डेल टी एफ हमें निकालना है। आई की वैल्यू हमने अभी अभी सॉल्व करी, कितनी आई 1.065। के एफ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ये रहा 1.86। और मोलैलिटी की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी मोलैलिटी की वैल्यू 0.3624। ये हमारी मोलैलिटी की वैल्यू थी। अब इसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा। इस सब की हमने मल्टीप्लाई करी, हमें मिलेगा 0.646। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं डेल टी एफ हमारा बराबर आ गया 0.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया हमारा चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब पानी पहले अगर हमारा फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब उसको फ्रीज होने के लिए 0.65 डिग्री सेल्सियस और कम चाहिए होंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा अलग सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई काफ़ी क्या बोलते हैं लेंदी मार्क में हमें ये कई बार देखने को मिल जाता है अपने पेपर में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब इसी की तरह ही एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है 33। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। Question number 33, 19.5 gram of CS2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression, the freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the Ventov factor and dissociation constant. तो देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास 19.5 ग्राम CS2FCOOH को हमने 500 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा दिया। ठीक है, और जो डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, क्योंकि ऑब्वियस है पहले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा, जैसे आप उसके अंदर सोल्यूट डालोगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा। तो कितना डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में, 1 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ गया। आपको कैलकुलेट करनी है दो चीजें, पहला तो वेंटॉफ फैक्टर और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो शुरू करते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले हमें देखो 19.5 ग्राम सोल्यूट दे रखा है, दैट मीन्स हमें W2 दे रखा है ना, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 19.5 ग्राम। उसके बाद 500 ग्राम वाटर के अंदर ये डिसॉल्व है, इसका मतलब हमें W1 भी दे रखा है, कितना 500 ग्राम। फिर हमें चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना 1 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हमें डेल टी एफ भी कितना दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है। वेंटो फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक काम करो, मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके लिए मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या निकालेंगे यहाँ पे, सोल्यूट का मोलर मास निकालेंगे। कैसे डिनोट करेंगे उसको, हम डिनोट करेंगे M2 से। ठीक है, और क्या है हमारा सोल्यूट है CH2FCOOH। ये हो गया हमारा सोल्यूट का फॉर्मूला। कैलकुलेट करिए, कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 3 हाइड्रोजन हमें दे रखे हैं। फ्लोरीन का होता है 19, ऑक्सीजन 16, कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 12 × 2 24, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 8 9 और 9 18, 3 4 5 6 और 7 78 ग्राम पर मोल। ये हमें मिल जाएगा मोलर मास किसका, सोल्यूट का। तो 78 ग्राम पर मोल सोल्यूट का मोलर मास आ गया। अब निकालते हैं इसके मोल्स। मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे सोल्व करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें कितना दे रखा है, मास दे रखा है 19.5 और मोलर मास हमारा आया है 78। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25। ये आ गए हमारे मोल्स। ठीक है, अब निकालते हैं मोलैलिटी। तो यहाँ पर लगाएंगे मोलैलिटी का फॉर्मूला। क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए मोलैलिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले मोल्स हमारे देखो 0.25 आए हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारा 1000 यहाँ पर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये जो पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 लगा देंगे और ये 1000 था और यहाँ पर 500 ऑलरेडी था। ठीक है, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 25 × 2 यानी 1/2, इसका मतलब मोलैलिटी कितनी आ गई 0.5। ठीक है, 1/2 लिख लो या फिर 0.5, ये हमें मिल गई मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हमारी आ चुकी है।
अब हम क्या करते हैं यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो डेल टी एफ यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, डेल टी एफ। अच्छा, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? आई निकालने के लिए, मतलब वेंटो फैक्टर निकालने के लिए। वेंटो फैक्टर का हमने फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूले होते हैं। तो वेंटो फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्या होता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व तो हमें दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया है, हम कैलकुलेट और करके देख लेते हैं, तो फिर वो फॉर्मूला लगा के वेंटो फैक्टर हमें इजीली मिल जाएगा। तो कैलकुलेट हम कर रहे हैं तो डेल टी एफ फॉर्मूला क्या हो जाता है, के एफ इंटू एम। ये हो जाएगा डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ। अच्छा, के एफ क्या है? वाटर के लिए के एफ की वैल्यू फिक्स होती है और कितनी होती है 1.86, और मोलैलिटी हमने अभी अभी कैलकुलेट करी थी कितनी 0.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल टी एफ हमें मिल जाएगा 0.93। ये हमारा आ गया चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप देख रहे हो जो ऑब्जर्व्ड आया, मतलब जो एक्चुअली में हमने ऑब्जर्व करा कि कितना चेंज आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो 1 डिग्री सेल्सियस का था। लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.93 डिग्री सेल्सियस का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो यही होता है वेंटो फैक्टर। हम इसीलिए लगाते हैं कि ये जो चेंज है ना ये ना आए। तो यहाँ से अब आई निकाल लीजिए। क्या होता है आई का फॉर्मूला? ऊपर हम लगाएंगे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऊपर आ जाएगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लगाइए। तो I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है 1 डिग्री सेल्सियस, जो हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो 1 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस हटा दो, से 1 लिखते हैं। और जो हमने सोल्व करी है, जो कैलकुलेट करी है, वो कितनी आई है 0.93। पॉइंट आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा और यहाँ पर 93 रहेगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.075। ये आ गया हमारा आई, मतलब वेंटो फैक्टर। ठीक है, तो हमने एक चीज सॉल्व कर ली, वेंटो फैक्टर तो हमने निकाल लिया। इजी था, सिंपल है। मोलैलिटी निकाली हमने, डेल टी एफ मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट जो हमें दे रखा है उसको ही हमने कैलकुलेट करा, और आई का फॉर्मूला ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व कर लिया। वेंटो फैक्टर हमें मिल गया। अब हमें दूसरा निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? अभी बताया था। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कि रिएक्शन होने के बाद में, इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंचने के बाद में, हमारा प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मल्टीपल करेंगे और डिवाइडेड बाय जो हमारा रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो वहीं पर हम करते हैं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन लिखो, क्या है CH2FCOOH। जैसे ही आप इसको डिसोसिएट करवाएंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा CH2FCOO माइनस, और साथ में मिलेगा H प्लस। अब वही टाइम जब हमारा T 0 है, तो T टाइम पे हम देख रहे हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C ले रखा है, अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, तो इनका कितना हो गया 0 हो गया। अब आफ्टर सर्टेन टाइम T हम मान लेते हैं कि ये कितना बना, अल्फा बना। अल्फा बना ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अल्फा क्या होता है कि 1 मोल में से कितना परसेंट या 1 मोल में से कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर अगर ये अल्फा बन गया तो ये 1 माइनस अल्फा बचा, लेकिन 1 मोल तो हमने लिया नहीं है, हमने तो C कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई C से कर दी, यहाँ पर भी कर दी और यहाँ पर भी कर दी। ठीक है, तो अब इधर का मैं हटाती हूँ, यहाँ पर करते हैं आगे का। ये देखिए, अब आगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय जो हमारा रिएक्टेंट है उसका करेंगे, तो C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा बहुत नेग्लिजिबल होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ से हमें Ka मिल जाएगा C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, Ka निकालने के लिए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए C अल्फा स्क्वायर चाहिए। C क्या है हमें पता है, C क्या होता है, C होता है हमारा
कॉन्सेंट्रेशन, जो मोलैलिटी हमने भी निकाली 0.5 आई थी वो रख देंगे, लेकिन अल्फा हमें नहीं पता है, अल्फा हमें पता करना पड़ेगा, तभी हम के निकाल पाएंगे। हमारा मेन मोटिव है के निकालना, लेकिन के निकालने के लिए हमें अल्फा भी तो चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलेगा भाई अल्फा? तो आई यानी वेंट ऑफ फैक्टर का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो इससे पहले हमने यूज करा था। क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। यहाँ पे वही लगाएंगे, तो आई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद तो C1 माइनस एल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा हो गए, तो यहाँ पर रख दो C1 माइनस एल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा, और अपोन में बिफोर डिसोसिएशन कितना था? C प्लस 0 प्लस 0, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपोन में हम C रख देंगे। इसको थोड़ा और ठीक करेंगे तो I की वैल्यू देखो हमने अभी निकाली है, रख दो यहाँ पर 1.075 आई है, इसको मल्टीप्लाई करो तो C हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो माइनस C अल्फा हो जाएगा प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाय C, इस माइनस C अल्फा से प्लस C अल्फा कैंसिल, तो 1.075 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाय C। यहाँ से हमने C कांस्टेंट ले लिया तो हमें मिला 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय C, C से C कैंसिल हो गया, तो 1.075 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ से अल्फा निकलेगा तो 1 माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.075 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी 0.075, ये हमें मिल गई अल्फा की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या है, के ए जो हमें निकालना है इज इक्वल्स टू है C अल्फा स्क्वायर, C की वैल्यू 0.5, वी जस्ट कैलकुलेटेड इट, अल्फा की वैल्यू 0.075 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें के ए मिलेगा, के ए इज इक्वल्स टू 0.075, इसका स्क्वायर हम करेंगे हमें मिलेगा 0.05625, इसकी मल्टीप्लाई हमने करा तो हमें आंसर मिला 0.0029 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 इधर आया तो -3, ये आ गया हमारा के ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें निकालनी थी, वेंट ऑफ फैक्टर जो हमने यहाँ पर निकाल लिया और हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था जो हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये भी बिल्कुल उसी की तरह काफ़ी कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। Question number 34, vapor pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो 293 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो हमें दे रखा है 17.535 mm Hg, मतलब पानी का प्योर वेपर प्रेशर हमें दे रखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर 450 ग्राम वाटर उसी टेम्परेचर पर, अगर 450 ग्राम वाटर के अंदर 25 ग्राम ग्लूकोज को हम डिजोल्व करवाते हैं तो आपको बताना है कि वो जो नया सॉल्यूशन बनेगा तब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा। तो पहले तो सिंपल बता दो कॉन्सेप्ट क्या लगना है यहाँ पे। पहले पानी है, पानी के अंदर सॉल्यूट डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट मीन्स वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतने, मतलब हमें P1 नोट दे रखा है कितना, 17.535 mmHg। उसके बाद हमें दे रखा है 25 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब W2 हमको कितना दे रखा है 25 ग्राम, और W1 हमें दे रखा है, वाटर कितना दे रखा है 450 ग्राम। अब देखो अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ M2 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6
H12O6, इसको जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको 180 ग्राम पर मोल मिलेगा, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल मिलेगा। कर लेना, कार्बन का होता है 12 इंटू 6 करोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 करोगे, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 करोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें जो मोलर मास मिलेगा ग्लूकोज का वो कितना मिलेगा, 180 ग्राम पर मोल मिलेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ M2 मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज ग्लूकोज कितना है, 180 ग्राम पर मोल। सिमिलरली हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर का मोलर मास भी आपको पता होना चाहिए। H2 होता है, कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल हो जाता है ना, 18 ग्राम पर मोल हो जाता है। कैलकुलेट करना, हाइड्रोजन 2 1 इंटू 2 हो गया, और ऑक्सीजन 16, ये तो सिंपल है, 16 और 2 18, तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है वेपर प्रेशर, जो बाद में सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। सिंपल, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लगाइए, P1 नोट की जगह जाएगा 17.535, ये देखो यहाँ पर दे रखा है, माइनस P1, ये हमें निकालना है। दोबारा P1 नोट की जगह यहाँ पे भी 17.535 हम रख देंगे। W2 हमें दे रखा है कितना, 25, M1 हमको दे रखा है 18, M2 हमको दे रखा है 180, और W1 हमको दे रखा है 450। सॉल्व करो इसको, 18 से 180 जाएगा 10 टाइम, ठीक है, 2 से हमने इसको 5 से इसको कट कर दो, तो 5 2 और 5 5 जो 25, 5 से हम इसको कट करेंगे तो 5 9 जो 45, और ये 90 हो गया। इसको थोड़ा ठीक करा तो 17.535 माइनस P1 डिवाइडेड बाय 17.535 इज इक्वल, ऊपर कुछ नहीं बचा, और 9 टू जो 18 डिवाइड में कितना आ गया, 180 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 17.535 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17.535 डिवाइडेड बाय 180। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, इधर हम सॉल्व करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, इसको हमने लिखा 17.535 माइनस P1 इज इक्वल्स टू, इसको हमने डिवाइड करा तो हमें डिवाइड करके मिला 0.097, है ना, इसको 180 से हमने डिवाइड करा, हमें मिला 0.097। यहाँ से हो जाएगा 17.535, ये इधर आएगा माइनस में तो 0.097 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव P1 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 17.535 में से 0.097 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 17.438 इज इक्वल्स टू P1। इसका मतलब 17.438 mm ऑफ Hg, ये हो गया हमारा P1। मतलब वो पानी के अंदर, जब 450 ग्राम पानी के अंदर 25 ग्राम ग्लूकोज आप डाल दोगे तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 17.438 mm Hg हो जाएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट हो गया ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। पहले था 17.535, जैसे ही आपने सोल्यूट डाला 17.438 आ गया, इसका मतलब कम हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। Question number 35. Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 की पावर 5 mm Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at इतने। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें दे रखा है कितना, हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH हमको दे रखा है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mm Hg, और हमको सोल्युबिलिटी निकालनी है मीथेन की बेंजीन के अंदर। मतलब मीथेन को हमने बेंजीन के अंदर डाल रखा है तो उसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है, और प्रेशर हमें दे रखा है P। प्रेशर हमको कितना दे रखा है, 760 mm ऑफ Hg। देखो बहुत आसान सवाल है, हेनरीज लॉ लगा दो। क्या होता है हेनरीज लॉ, तो P इज इक्वल्स टू KHX। P प्रेशर, KH हेनरीज कांस्टेंट, और X क्या होता है, सोल्युबिलिटी, और वही तो हमें निकालना है। तो P की जगह हम रखेंगे 760, KH की जगह हम रखेंगे 4.27 इंटू 10 की पावर 5, और X मतलब हो गया सोल्युबिलिटी। ये आ जाएगा 760, ये डिवाइड में आ जाएगा 4.27 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू X हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 177
7.98 और ये 10 की पावर 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 178, क्योंकि 7.98 है तो 178 इंटू 10 की पावर -5 ये हमारा हो जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी हमसे पूछी है तो ये हमारी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बस आसान सा क्वेश्चन है, 2 चीज़ें दे रखी हैं, थर्ड निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। इसी के साथ हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक 5 क्वेश्चन कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है क्योंकि वेंटो फैक्टर से रिलेटेड सवाल हमें दिए गए हैं। अब एक लेक्चर और उसके बाद हमारे 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू।